हेलो स्टूडेंट्स, आज कैपेसिटर का ये हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि कंडक्टर इज अ मटेरियल विच इज यूज्ड टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम लोगों ने मटेरियल की बात की थी तो हमने पढ़ा था उसके अंदर कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में और सेमीकंडक्टर के बारे में। हमने कहा था कि इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। कंडक्टर के बारे में हमने क्या कहा कि कंडक्टर एक मटेरियल होता है विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसके थ्रू पॉसिबल है। ऑल्सो इट इज यूज टू कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे अगर एक वायर है तो उस वायर को आप क्या करते हो? आप उस वायर को एक जगह इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड में डालते हो और उस वायर की लेंथ के दूसरे एंड पे आपको करंट मिलता है। मतलब उस वायर के अंदर देयर इज अ कंडक्टर विच इज अलाउइंग द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। साथ ही साथ उस वायर के ऊपर एक रबर की एक कोटिंग होती है, रबर का एक लेयर होता है जिस लेयर को जब आप छूते हो तो आपको करंट नहीं लगता, विच इज इंसुलेटर। क्लियर है? खैर, इन कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग आगे पढ़ना भी है हम लोगों को, पर तत्काल यहां पे हम कंडक्टर की बात कर रहे थे। तो कंडक्टर एक मटेरियल होता है विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास और इट इज ऑल्सो यूज टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है? जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चा, सारे के सारे मेटल्स जो हैं दे आर कंडक्टर। ठीक है? क्यों कंडक्टर है भाई? क्यों वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैरी करते हैं या फ्लो करते हैं? तो हम कहते हैं कि जितने भी मेटल हैं उनके अंदर बहुतायत मात्रा में, मतलब बहुत ढेर सारे फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये फ्री चार्ज कैरियर ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये फ्री चार्ज कैरियर यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है? तो आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स हम लोग एक एक कर करके समझते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आगे आपको कैपेसिटर में आपको मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, विच मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर जीरो होगा कहीं पे भी। ठीक है? दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर is perpendicular to the surface of the conductor at every points. तीसरा पॉइंट है net charge in the interior of a conductor is zero. यही पॉइंट आपने गॉस लॉ में भी पढ़ा है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज इज जीरो। ठीक है? अगला पॉइंट है बाबू, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of the conductor and has same value as on its surface. कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कंडक्टर के इंटायर वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट होता है और सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे वो सेम वैल्यू देता है। ठीक है? अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर is E equals to sigma upon epsilon naught n cap। यहां पे n cap is the unit vector directed outward along the surface, away from the surface। और जो आप यहां देख रहे हो सिग्मा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगला पॉइंट जो है वो है सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज is different at different points of
एन इरेगुलर शेप कंडक्टर। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, मतलब दिस इज 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉइंट गॉस लॉ को पढ़ते पढ़ते भी हम लोगों ने एक बार पढ़ा है, पर कैपेसिटर को शुरू करने से पहले इन पॉइंट को एक बार वापस एक्सप्लेन कर देना भी जरूरी है, ताकि आप जो है उसको एक बार आप कह लो रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और आपको वो चीजें याद भी रहेंगी। तो आइए सबसे पहले पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट क्या है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। आइए इसको समझते हैं कि क्यों, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसको सोचिए। सपोज कर लो कि हमारे पास ABCD नामक एक कंडक्टर है। सपोज करना है कि हमारे पास ABCD नाम का एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E0 है, उसके बीच में रखा गया है, उसके बीच में उसको प्लेस किया गया है। सो आप देख लो, ये जो आप ब्लैक लाइन से देख रहे हो, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर इसको हम 1 बोले और अगर हम इसको 2 बोले, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फ्रॉम 1 to 2, मतलब द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम 1 to 2। क्लियर हुआ? इसी के बीच में ये जो आप देख रहे हो A, B, C और D, ये कंडक्टर को प्लेस किया गया है। ठीक है, अब बाबू क्या जानते हैं? जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर, सुनना मेरी बात, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जानते हैं हम लोग, जो कि फ्री चार्ज कैरियर है। जैसे ही आप, ठीक है, इस कंडक्टर को जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे पड़े हैं, जैसे ही आप इसको इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम AB to CD। मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू होकर अगर इधर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव हुआ होगा, इधर नेगेटिव हुआ होगा। सो द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम AB to CD। क्लियर है? AB से CD की तरफ मूव करने लगा होगा, जिसके कारण अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो CD पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो CD आप देख रहे हो, इस CD के ऊपर निगेटिव चार्ज जो है आकर करके खड़े हो जाएंगे। क्लियर है? मतलब नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द CD एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द AB पोर्शन। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? क्या होगा यहां पे? जैसे ही बाबू आप इस कंडक्टर जिसका नाम ABCD है, जैसे ही आप इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दीजिएगा, तो क्या होगा? अगर फील्ड की दिशा ये है और मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो फील्ड क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अपने से दूर करेगा, जिसके कारण यहां पे CD पे नेगेटिव चार्ज और AB पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द CD इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द AB। यहां पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द CD एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द AB, एंड सेम इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द AB। क्लियर है? ये जो चार्ज अपीयर हुआ, ये चार्ज था नहीं, अपीयर हुआ, इसी के लिए इसको बाबू इंड्यूस्ड चार्ज हम लोग नाम दे देते हैं। सो द चार्ज ऑन CD एंड AB इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर है? अब इंड्यूस्ड चार्ज क्या करेगा? इंड्यूस्ड चार्ज, सुनना मेरी बात, इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर है? एंड देखोगे कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, क्या? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड इट विल हैव सम वैल्यू।
क्लियर है? इट विल हैव सम वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज, लेट सपोज दिस इज आपका ईपी, ठीक है? सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? ई नॉट, और जो इंड्यूस फील्ड की वैल्यू हो गई वो हो गई ईपी। क्लियर है? अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप समझिए ना मेरी बात को, ये इंड्यूस फील्ड क्या करेगा? अब देखो यहां पे देखिए, अब समझिए मेरी बात। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन आप समझिए कि वो ऐसी है, ठीक है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन बाबू ऐसे है, ठीक है? अब मान लो कि देयर इज अ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि देयर इज अ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है? अब समझिए मेरी बात, ये इसको क्या करेगा? ई नॉट इसको अपनी तरफ खींचेगा, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, जबकि ये ईपी क्या करेगा? क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी है, ये इसको क्या करेगा? ये इसके फ्लो को अपोज करेगा। मतलब समझो, ये इसके फ्लो को सपोर्ट करेगा और ये इसके फ्लो को अपोज करेगा। मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लो को अपोज करेगा, वो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। और जिस समय द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ईपी, जिस वक्त ऐसा हो जाएगा उस समय द इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप टू फ्लो। समझो मेरी बात, जैसे ही ई नॉट इज इक्वल टू ईपी हो जाएगा, सो द इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप टू फ्लो, ठीक है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर गया फ्लो करने के लिए, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। जीरो क्यों हो गया? क्योंकि देखो बाबू, जीरो इसलिए हो गया, ठीक है, कि ये बाबू आपका ई नॉट है और इधर तुम्हारा ईपी है और यहां पे ईपी ई नॉट के उल्टा है, ठीक है? सो दिस इज ई नॉट, ठीक है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई नॉट प्लस ईपी, क्लियर है? और ईपी क्योंकि ई नॉट के उल्टा है, अपोजिट है, सेम वैल्यू है, तो ई नॉट माइनस ई नॉट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अर्थात नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से। आइए सेकेंड पॉइंट को हम लोग समझते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इधर आउटवर्ड और इनवर्ड। दोनों केस समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहला आप देखो, समझो इस बात को कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस हो, ठीक है, तो क्या होगा? चार्ज अरेंज होंगे। जैसे ही अगर मान लो कि ये कंडक्टर है बाबू, तो इसके अंदर चार्ज तो अरेंज है नहीं, पर जैसे ही इसी कंडक्टर को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर रखा, मतलब एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो सबसे पहला काम, अगर कंडक्टर के ऊपर अगर कुछ होगा तो वो क्या होगा? चार्ज अरेंज करेगा, ठीक है ना? तो चार्ज अरेंज किया। चार्ज अरेंज करने के बाद ज्यों ही चार्ज अरेंज होगा, ठीक है, ज्यों ही चार्ज अरेंज होगा, अरेंज हो जाएगा, तो जो चार्ज का फ्लो है वो स्टॉप कर जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अरे भाई, जैसे मान के चलो कि कहीं पे अरेंजमेंट नहीं हो रखा है, कंडीशन लगा, अरेंजमेंट हो गया, तो जैसे ही अरेंजमेंट हो जाएगा तो उसका फ्लो तो स्टॉप हो गया। बिल्कुल यही चीज, जैसे ही चार्ज का अरेंजमेंट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे एक्सटर्नल फील्ड में, एक बार ही अरेंजमेंट हो गया तो क्या होगा? चार्ज का जो फ्लो है वो तो स्टॉप कर गया। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे चार्ज का फ्लो स्टॉप कर गया, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर मस्ट बी जीरो। क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस
इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये तो जीरो होगा, क्लियर है। इसका मतलब ई कॉस थीटा जीरो होगा, ई कॉस थीटा जीरो होगा, तो यहां पे थीटा क्या है बाबू? थीटा इज द एंगल विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेक्स विद द टेंजेंट टू द सरफेस। समझ रहे मेरी बात? ये थीटा कौन सा एंगल है? तो थीटा वो एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा है किसके साथ? टेंजेंट टू द सरफेस के साथ। और अगर ई जीरो नहीं होगा तो कॉस थीटा वहां पे क्या होगा? जीरो होगा, और ठीक है जीरो होगा, और इट विल बी लेस देन 90। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो उस केस में कॉस थीटा क्या होगा? सॉरी ठीक है, अगर ई जो है जीरो होगा, ठीक है सॉरी, जब जीरो होगा तो उस केस में कॉस थीटा क्या होगा? जीरो होगा। देखो मिस्टेक हो गया था, तो कॉस थीटा क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? अब देखो नहीं समझ पा रहे हो तो आप देखो कि जैसे अगर बाबू ई कॉस थीटा में अगर ये जीरो है, अगर ई जीरो नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कॉस थीटा ही जीरो होगा, तभी ना ये पूरा जीरो होगा। समझ रहे हो मेरी बात? मिस्टेक लिखा गया था यहां पे। कहने का मतलब है कि अगर ई कॉस थीटा का मान जीरो है, मतलब जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, कंडक्टर का, अगर वो जीरो है इसका, और ई जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा क्या होगा? जीरो होगा। अगर कॉस थीटा जीरो होगा इसका मतलब थीटा कब क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तभी ना कॉस जीरो होगा। समझ लो मेरी बात को? थीटा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्लियर कर दिया कि द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। याद रखना है कि जैसे ही ई नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, कॉस थीटा जीरो हो गया, तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। थीटा का मान 90 डिग्री आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। ये चीज समझ में हमको आती है। और अगर Q की वैल्यू, मतलब चार्ज की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो उस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जीरो से बड़ा होगा, और अगर चार्ज की वैल्यू निगेटिव है, उस केस में जो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू जीरो से छोटी होगी। आप समझने के लिए, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कंडक्टर है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्टेड आउटवर्ड है, यहां पे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सरफेस से आउटवर्ड है, ठीक है, सरफेस से आउटवर्ड है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहां पे निगेटिव है तो डायरेक्टेड इनवर्ड है, ठीक है। अगर मान के चलो कि यहां पे भी ऐसे निगेटिव शो कर दें तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टेड इनवर्ड हो जाएगा। सो इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, और अंदर में अभी पहले पॉइंट से समझ गए हो कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। सो ई की वैल्यू जीरो हो गई इनसाइड द कंडक्टर, और V कांस्टेंट होगा। V कांस्टेंट कैसे होगा इसको अभी भी समझा देते हैं, और आगे वाले पॉइंट में भी और डिटेल में समझाएंगे। देखो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आप सोचिए कि अगर हम एक चार्ज को कंडक्टर के अंदर किसी दो पॉइंट पे मूव करें तो वर्क डन उस केस में क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? बिकॉज E इज इक्वल टू जीरो इन दैट केस। सो जब दो पॉइंट के बीच में जब आप चार्ज को मूव करेंगे, दो पॉइंट के बीच में जब आप चार्ज को मूव करेंगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर जो आपका वर्क डन है वो वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन जीरो होगा मतलब बोथ द पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल, तभी ना वर्क डन जीरो होगा। अगर दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का फर्क होता है तो उस केस में वर्क डन होता है। क्योंकि यहां पे वर्क डन नहीं हो गया मतलब दोनों पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल पे है, इसी के लिए V कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो टॉपिक था, दूसरा जो पॉइंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और आगे हम लोग थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। नोट किया जाए। आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर के तीसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तीसरा पॉइंट है कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो होगा। ठीक है,
तो देखो बाबू, इस पॉइंट को समझने के लिए हमको जो पहला पॉइंट है उसकी जरूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट क्या था कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड कंडक्टर एट एनी पॉइंट। क्लियर है? तो देखो, जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द कंडक्टर ई वेक्टर बराबर जीरो होता है। ठीक है, तो ई वेक्टर बराबर जीरो जब होगा, ठीक है, तो देखो कंडक्टर क्लोज्ड है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम पढ़ चुके हो पहले। गॉस थ्योरम क्या कह रहा था? क्लोज इंटीग्रल ई ds जो है वो क्या होगा? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ई जीरो है बाबू, तो ये वाला पार्ट जीरो, जिसके अर्थात q क्या हो गया? जीरो। क्योंकि ई जीरो है कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, तो उस केस में जो q की वैल्यू है वो q की वैल्यू भी क्या है? जीरो होगी। क्लियर है? अब अगर ऐसा हो कि किसी कंडक्टर के अंदर किसी मतलब उसके इनसाइड जो है हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोई भी चार्ज जाकर के रख दें, ठीक है, तो जैसे ही आप मान लो कि यहां पे रखे चार्ज, मान लो यहां पे चार्ज रखे, तो जैसे ही चार्ज रखे उनके बीच में आपस में क्या लगेगा? उनके आपस के बीच में लगेगा कूलम्बिक फोर्स। ये कूलम्बिक फोर्स इस सारे चार्ज के क्लस्टर्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। एंड जैसे ही वो रिपेल करेगा, क्विकली दे विल माइग्रेट, वो माइग्रेट करेंगे फार अपार्ट होने के लिए, सबसे दूर होने के लिए माइग्रेट करेंगे, एंड दे विल कम एंड दे विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो इस केस में आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप दोगे भी तो द चार्ज विल फ्लोट, आप कह सकते हो कि द चार्ज विल फ्लोट फ्रॉम इनसाइड टू द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? सो ये हमारा दूसरा जो है, तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो पॉइंट है उसको हम लोग समझ लिए कि नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो होता है। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो पूरे कंडक्टर के थ्रू आउट वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट होता है, और साथ ही साथ इट हैज सेम वैल्यू ऑन द सरफेस। तो कैसे ऐसा होता है? सबसे पहली चीज फिर से देखिए, ये वाला पॉइंट समझ लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा तो व्हेन वी कैरी अ टेस्ट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जब आप कैरी करोगे तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। समझ में आ गया मेरी बात? कोई भी वर्क डन नहीं होगा। जब कोई भी वर्क डन ही नहीं होगा, इसका मतलब जिस पॉइंट पे था और जिस पे आप लेके गए, इससे और वहां तक कोई वर्क डन नहीं हुआ, मतलब बोथ द पॉइंट लाई एट द सेम पोटेंशियल। समझ रहे हो मेरी बात? फिर आप वहां से उठा करके कहीं और लेके गए, फिर से कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो मतलब जब वर्क डन ही नहीं होगा तो पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी, तभी तो वर्क डन नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता तो उस केस में वर्क डन होता। यहां पे वर्क डन हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के इंटायर वॉल्यूम के लिए जो पोटेंशियल का मान होगा वो पोटेंशियल का मान सेम होगा। अब सरफेस पे आ जाओ, तो अभी सरफेस पे आ जाओ, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E उसका कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। जब उसका कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या होता है? एफ डी एस कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री, विच मींस जब टेंजेंशियल कंपोनेंट ही नहीं है तो वर्क डन, जब आप सरफेस पे चार्ज को मूव करोगे उस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि उस केस में भी जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द सरफेस देयर इज नो पोटेंशियल, बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द सरफेस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का नहीं है। इसका मतलब दोनों पॉइंट की पोटेंशियल क्या है? दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम है। इसी के लिए कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस एट डिफरेंट पॉइंट्स आर सेम। सो ये हमारा जो है फोर्थ पॉइंट भी हम लोग समझ गए हैं।
इसके बाद आते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट को समझेंगे, तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग उस नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए बाबू, अगला पॉइंट आपका क्या है? पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, तो कैसे होगा ये? कंसीडर कर लो कि एक छोटा सा सिलेंडर है, कंसीडर अ शॉर्ट सिलेंडर ऑफ एरिया ds। एक छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है, जिसका एरिया ds है, और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हाइट क्या है? नेग्लिजिबल है, हाइट नेग्लिजिबल है, क्लियर है। और ये सिलेंडर पार्शियली जो है, पार्शियली इनसाइड द कंडक्टर है और पार्शियली आउटसाइड द कंडक्टर है, मतलब कुछ हिस्सा इसका कंडक्टर के अंदर है, कुछ हिस्सा इसका कंडक्टर से बाहर है, क्लियर है। साथ ही साथ जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसकी सिग्मा है, क्लियर है। तो अब आप देखो कि इनसाइड द कंडक्टर E इक्वल्स टू 0, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सरफेस के नॉर्मल है। आ गई बात समझ में? तो बाबू जो चार्ज इनक्लोज्ड ये करेगा, ठीक है, आपको पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, क्लियर है। तो ये जो चार्ज इनक्लोज्ड करेगा वो Q बराबर क्या होगा? सिग्मा ds। गॉस लॉ पढ़े हुए हो, गॉस लॉ क्या होता है? क्लोज इंटेग्रल E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बाहर हो जाएगा, ठीक है। सो ds इंटीग्रेट होगा, क्योंकि हाइट नेग्लिजिबल लिए हैं तो गॉस लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन ds का क्या हो जाएगा? ds ही हो जाएगा, एरिया ही आ जाएगा, क्लियर है। सो ये E ds जो है इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और Q की वैल्यू यहां से क्या होगी? सिग्मा ds, ds से ds कट गया तो E की वैल्यू क्या हो गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये जान ही रहे हो, तुमको भी बता दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के नॉर्मल है। तो जब सरफेस के नॉर्मल है तो डायरेक्शन दिखाना होगा, डायरेक्शन एन कैप होगा। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन इसका क्या होगा? आउटवर्ड, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस। सो क्या हो गया? E की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, क्लियर है। अब देखो, ये तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था ये हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इतना होता है, और इसको ऐसे भी गॉस लॉ में भी हम आपको निकाल के बताए हैं। अब अगला चीज आता है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। क्या है कि सरफेस डेंसिटी जो है चार्ज की डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है, क्लियर है। तो इरेगुलर चार्ज अगर है तो, इरेगुलर कंडक्टर है तो, नॉट इरेगुलर चार्ज, इरेगुलर कंडक्टर अगर है तो ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर कंडक्टर है बच्चा तो कंडक्टर के अंदर नॉर्मली चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्लियर है। अब आगे समझो, जब आप उस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाइएगा तो क्या होगा? सबसे पहले जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के जाइएगा तो चार्ज विल अरेंज इटसेल्फ, चार्ज अरेंज होगा, और अरेंजमेंट जब हो जाएगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल स्टॉप। तो आप खुद भी समझिए कि कंडक्टर जब अरेंज होगा, जब चार्ज अरेंज होगा कंडक्टर के अंदर, तो किधर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और निगेटिव चार्ज होगा दूसरी तरफ। पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव जिधर होगा उधर इनवर्ड होगा। और अगर Q पॉजिटिव होता है तो सिग्मा पॉजिटिव होगा, अगर Q निगेटिव है तो सिग्मा निगेटिव होगा। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो सिग्मा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगा। और अगर Q की वैल्यू निगेटिव है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा सिग्मा वहां पॉजिटिव होगा, जहां नेगेटिव चार्ज होगा सिग्मा वहां पे निगेटिव होगा। इसी के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ एन इरेगुलर शेप कंडक्टर। ये जो आज हम लोग जो 6 टॉपिक पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वो टॉपिक थे जिसको हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है। बट कैपेसिटर को समझने से पहले
हम लोगों ने वापस एक बारी उस टॉपिक को जो है एक बारी वापस उस टॉपिक को हम लोग समझ रहे हैं, ताकि जब कैपेसिटेंस पे हम लोग जाएं और इन सब चीजों की बारे में जिक्र आए तो हम वो ऑलरेडी समझे हुए रहें। ये हमारा आज का लेक्चर हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बाद उसी लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जो आपने सुना है आज, जो आप आज पढ़े हो, आप लोग इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि अगला सवाल, अगला जो कॉन्सेप्ट हो हम लोग उसको बेहतर से समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।